अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज यौम तजदीद अहद वफ़ा है और किस लिए अक़लियतों से आपकी जो है कि अक़लियतों के साथ आपने रहना है। और ये बात कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में कहा था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में। आज हमारे मुल्क में हमारे बहुत से अक़लियती रहते हैं और हम सबको चाहिए कि उनकी प्रेजेंस को माना जाए, तस्लीम किया जाए। वो सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद जो भी उनका अकीदा है वो उनके साथ है। और इसी बात का जो है आज हम तजदीद और अहद वफ़ा कर रहे हैं कायद-ए-आज़म की उस बात के साथ। और नाज़रीन, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में जो आपको मालूम है एक सूरत हाल है, सियासी बहरान है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आज तकरीर कर रहे थे, ताजिर बरादरी से ख़िताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें अगर सियासतदान मामलात को नहीं संभालेंगे तो हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। और उनका ये कहना है कि जनाब मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान ही ठीक कर सकते हैं। अगले ही रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने आज दीगर बातें और भी की वज़रा ख़ज़ाना के हवाले से कि ये कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं होता और उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं ये भी नहीं मालूम होता। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प की, उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल बाद अब हालात बदल रहे हैं। ये कौन से हालात बदल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सारी सूरत हाल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के मुज़ाकरात भी शुरू होने जा रहे हैं। हुकूमती ज़राए के हवाले से मामला चल रहे हैं कि जी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच करना चाह रहे हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिछले एक दो रोज़ से जो सामने आई है वो है हुकूमत और अदलिया में टकराव, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है क्योंकि एक फ़ैसला आता है 12 जुलाई को और उसके बाद हुकूमत जो है कानून साजी करके इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करती है और गुज़िश्ता रोज़ से वो नाफिजुल अमल भी हो जाती है। इस पे बहुत से डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, इन पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा आपके वक्त का भी। सबसे पहले अगर इजाज़त दें तो मैं शौकत यूसुफजई साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। शौकत यूसुफजई साहब, जिनसे आप अब रवाबित बढ़ाने जा रहे हैं आइंदा कुछ दिनों में, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो फरमाते हैं कि 20 से 25 साल बाद अब हालात बदल रहे हैं। ये कौन से हालात हैं जो वो जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हालात बेहतरी की जानिब बदल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात बदल रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, फीलिंग तो हो रही है, ये एक तरफ ये हो सकता है। लेकिन जो असल हालात बदल रहे हैं वो ये है कि अब लोग जो है ना होशियार हो गए हैं, सियासी तौर पे इतना शऊर आ गया है कि आप उनको धोखा नहीं दे सकते। आप मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए आप उनको वर्गला नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी भाई ये हुकूमत है, बस ये थोड़े दिनों की बात है और महंगाई ख़त्म हो जाएगी और हालात ठीक हो जाएंगे। हालात ऐसे बदले हैं कि लोगों को पता है, घर के अंदर बैठे मजदूरी करने वाले बंदे, ड्राइवर्स को सबको पता है कि इन लोगों को लाया कौन है, फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, हुकूमत कैसे बनी है, A to Z सबको पता है। तो ये हालात बदल गए हैं। वो 25 साल हालात नहीं है जिनको पता नहीं था कि ये हुकूमत कैसे आई है। बस लोगों को ये होता था कि जी जो बस ये इलेक्शन हो गए हैं, जीत गए और ये फलां आ गए हैं तो बस बाकी शोर ना करें। लेकिन अब लोगों को पता है कि ये किस तरह आए हैं। तो अब ये बातें छुपाना, इस तरह हुकूमत चलाना
वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, तो पूरी दुनिया हमारे ऊपर से मीम बना रही है कि जी ये देखें बिजली के बिल, हर तरफ बिजली के बिल। तो ये पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल की तरफ जा रहा है। तो जो संजीदा लोग हैं उनको इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे हम उसको रोकें इस मुश्किल में जाने से, या इस मुश्किल से निकालने के लिए। तो अब तो इस बात पे सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से इमरान खान जेल में होते हुए भी इस बात का एहसास कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इसको रोकना है हमने। अब जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, उनको ये पता नहीं है, वो इस वक्त बड़े नशे में है, बड़ा शौकत यूसुफजई साहब, वो उसमें है कि तबाही की तरफ शौकत यूसुफजई साहब तबाही की तरफ कैसे जा रहा है? वो तो एक खुशखबरी अपने तौर से सुना रहे थे कि बस 2 महीने बाद ये हुकूमत नहीं होगी, तो वो फिर तबाही की तरफ जाना उसको कहेंगे कि जब आप लोग जब ये 2 महीने बाद हुकूमत नहीं होगी? नहीं, मैं माशी तौर पे बात कर रहा हूँ। देखें, ये कहते हैं जी बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी, जब सर्दियां आ जाएंगी तो वैसे भी बिलों में कमी आ जाएगी, इस्तेमाल में कमी आ जाएगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, देखो इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, आम लोग परेशान हैं। देखो हुकूमतें जब नाकाम होती है ना, तो इलेक्शन की तरफ जाती हैं, और इलेक्शन होने के बाद लोगों को ये तवक्को होती है कि जो नई हुकूमत है वो हमारी मुश्किलात में कमी करेगी। ये हुकूमत जब से आई है ये मुश्किलात में इजाफा ही करती जा रही है। तो अगर सिर्फ मुश्किलात में इजाफा करना, वो कर्जे लेके हुकूमत चलाना, महंगाई लाके टैक्स लगा के एग्रीकल्चर का है, उन पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, हमारे उसमें बहुत सारे लोग होंगे उससे नाराज भी होंगे, लेकिन ये कहता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए, राना टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि जो बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही। राइट तबका है, आप राना एहसान, मैं बिल्कुल बड़ा आसान है जी। राना एहसान अफजल साहब, एक जानिब जो मुआशी चैलेंजेस हैं आपके सामने हैं, एक अच्छी खासी तकड़ी ऑपोजिशन भी आपके सामने है, दूसरी जानिब आप लोग बाकायदा तौर पर अदलिया के साथ महाज आराई शुरू कर देते हैं। तो क्या प्रायोरिटीज़ हैं क्या? कि मेरा ख्याल में तो इस वक्त सिर्फ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अवाम के मसाइल हल करें। आप लोग हर जगह ही फ्रंट खोलते जा रहे हैं, तो फिर क्या आपको भी ऐसे ही लगता है जो कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल से बैठकर पेशेंगोई कर रहे हैं कि बस 2 महीने रह गए हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़मीर साहब, माइनॉरिटी डे के हवाले से मैं कुछ नाजरीन के लिए कहना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है इसकी बनने की बुनियादी वजह यही थी कि मुसलमानों को अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा था, और हम तब उस वक्त माइनॉरिटी थे जिसके हकूक़ जो हैं वो मजरूह किए जाते थे, और ये एक बुनियादी वजह थी पाकिस्तान बनने की। तो आज अगर हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ वही रवैया रखें या बदतर रखें, तो फिर वो जो मकसद था पाकिस्तान बनाने का, जो स्पिरिट थी इस सारे मकसद के पीछे, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें अपनी माइनॉरिटीज़ को बेहतर नहीं तो इक्वल ट्रीट करने की ज़रूरत है। इसके साथ जो आपका सवाल है, देखें बड़ी सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि माशी तौर पे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो महंगाई की शरह 11.1% पे आई है जुलाई के महीने की, और ये 38% पे थी। 1 साल पहले हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, आज IMF का मुआहदा हो चुका है, फिच ने आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। हम इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि जो महंगाई की जो बिजली के बिल हैं और जो लोगों की आमदन है वो पिछले 2-3 सालों में बल्कि उससे भी ज़्यादा नहीं, कुछ अरसे तक नहीं बढ़ी, और अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके अंदर और बेहतरी लाएं, जो हुकूमत दिन रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आए। हम बिजली को भी रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ अगर कोई गुंजाइश निकलती है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह खान साहब पिछली दफ़ा हुकूमत छोड़ के गए थे और IMF का मुआहदा रद्द कर दिए थे, उसी तरह इस हुकूमत को गिराएं, और जो रुपया आज 280 पे रुका है उसको फिर से 400 पे लेके जाएं, और जो 70 रुपए का 50 रुपए का यूनिट है उसको 125 पे ले जाएं, और मुल्क को बिल्कुल जो है आप एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ दोबारा ले जाएं। तो मेरे ख्याल से इस तरफ की कोशिश PTI की है, और महंगाई को सिंगल डिजिट पे ले जाने की कोशिश हमारी इस हुकूमत की है, और हमारी भरपूर कोशिश है
कि अवाम को किसी तरीके से बेहतरी की तरफ लेकर जाए, और ये नजर आ रहा है। आपको स्टॉक मार्केट इंडिया दे रही है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का कि चीजें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। हमारे बिल्कुल हकायक पे मबनी प्रॉब्लम्स हैं बिजली के हवाले से, और वो टैक्स की बात इन्होंने की कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, तो दिन रात मेहनत हो रही है कि टैक्स बेस और टैक्स एवेजन को घटाया जाए, और डिजिटाइजेशन हो रही है, और एफबीआर के अंदर जो है रिफॉर्म्स हो रही हैं। इसी तरह पावर सेक्टर में चाइनीज के साथ जो है वो डेट रीप्रोफाइलिंग पे बात हो रही है, रिव्यू हो रहा है जितने भी आईपीपीज हैं उनके मुआहदों का, ट्रांसमिशन लाइंस में बेहतरी कर रहे हैं, चोरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए ना अपना हिस्सा डालें, केपीके के अंदर जो बिजली चोरी हो रही है उसके अंदर ताउन करें, उसको रोकें, ताकि हम वहां जो हमारे पास इजाफी बिजली मौजूद है वहां हम लोड शेडिंग कम करें, और वहां लोगों को जो है वो बिजली 24 घंटे मिले। वहां सिर्फ इस बुनियाद पे बिजली पूरी नहीं मिलती क्योंकि वहां रिकवरी नहीं है, तो रिकवरी में जो अपना रोल है वो अदा करें, बजाय के लोगों को इश्तियाल दिलवाएं और कहें कि ये आपका हक मार रहे हैं, आपको बिजली नहीं दे रहे, तो चलो आओ बिजली के महकमों के, एक मिनट, चलो आओ बिजली के महकमों पे जाके हमला करते हैं और वहां जाके धावा बोलते हैं। तो ये दो अप्रोच है ना, तो वो जोड़ने वाली अप्रोच को है वो अपनाएं और मुल्क के लिए बेहतरी करें। जी ये बिल्कुल सही। मेरा सवाल ये था कि प्रायोरिटीज आपने अभी सारी बता दी, लेकिन इसके पैरेलल आप लोग क्यों फ्रंट खोल रहे हैं, मतलब अदलिया के साथ? वजह क्या है, जरूरत क्या है? एक 12 जुलाई का फैसला आया, रिव्यू में जाएंगे। ज़मीर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, बाकायदा तौर पर क्योंकि देखें, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस हद तक कहना पड़ गया। जी, तो हमें भी ये कहना पड़ेगा कि जो असेंबलियां हैं उनका काम है कानून साजी करना, और जो अदालतें हैं उनका काम है उसकी तशरीह करना। अदालतों का कतई तौर पे आइन के मुताबिक ये काम नहीं है कि वो कानून को रीराइट करें, आइन को रीराइट करें, आइन के अंदर अमेंडमेंट करें, आइन को जो है वो क्रिएट करें, उसके कॉमे को फुल स्टॉप से तब्दील कर दें या उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। तो ये बिल्कुल ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है 63A की तशरीह में भी हुआ था, और हमें लगता है कि अभी भी ऐसा ही हुआ है, तो बिल्कुल जो पार्लियामेंट का रोल है वो पार्लियामेंट करे, और जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो सुप्रीम कोर्ट करे। जी बिल्कुल सही। गरीदा, आपको लगता है कि हुकूमत जरूरत से ज्यादा अपने आप को खुद मुश्किलात में डाल रही है? कि मतलब एक अपनी एक विजन जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए उसमें नियर फ्यूचर में वो यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ये मतलब लेफ्ट राइट सबके साथ सींग फंसाना और निकल पड़ना, तो आपको क्या लगता है कि ये इनको जो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये मुश्किलात नहीं डल जाएंगी? बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। मैं बड़े पेशेंस के साथ ये डिबेट सुन रही थी, इंतजार कर रही थी काफी देर से कि आप कब मेरी तरफ इस डिबेट में आते हैं, और मैं भी इस डिबेट का हिस्सा बनती हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है कि हुकूमत का जो पहला काम है, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अवाम को रिलीफ की, गवर्नेंस की, वो हमें इस वक्त मिसिंग नजर आती है। अगर हम ये कहें कि मिस गवर्नेंस नहीं भी है, या अगर हुकूमत ये क्लेम करती है कि जी बैड गवर्नेंस नहीं है, मिस गवर्नेंस नहीं है, तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि मिसिंग जरूर है गवर्नेंस। बिजली के बिलों को आप देख लें, गुर्बत का रेट आप देख लें, गुर्बत की शरह आप देख लें, मिडिल क्लास तबका किस तरह से पिस रहा है वो मामलात आप देख लें, अब तो तनख्वाहदार तबका जो है वो भी जिस तरह से पिस रहा है वो आप देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप देख लें, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है, ये सब चीज़ें अपनी जगह है। मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है, कराची के ताजिर हों, पंजाब के ताजिर हों, खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपोर्टर्स हों, जहाँ के भी लोग हों, पूरे मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिक बेचैनी मौजूद है। तो यहाँ पे हुकूमत की जो मिसिंग गवर्नेंस है, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट की, वो नजर जरूर आती है। आपको हुकूमत ने, आपको अवाम ने हुकूमत करने इसलिए नहीं भेजा कि आप रिलीफ पैकेज देते रहें, या आप एक भीख या आप एक खैरात देते रहें। आप अवाम से ये वादा करके आए थे कि जी हम आपको इतने यूनिट बिजली मुफ्त के दे देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम महंगाई खत्म करने के लिए बड़े जबरदस्त इकदाम उठाएंगे, जो कि कम हुई है 38% से इस वक्त 11-12% पे आ चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस वक्त बिल्कुल फिजल आउट हो रही हैं, बहुत डाउन ट्रॉटन है, बहुत इस वक्त रेट उनका बहुत स्लो है। तो वो काउंट करता है कि आपके लोगों में पैसा कमाने की, लोगों में रोजगार कमाने की सकत कितनी है।
अगर महंगाई फिर भी उसके बावजूद कोई किसी बंदे को अगर दिहाड़ी नहीं लग रही है 200 की, 500 की, 1000 की, 1500 की, अगर रोजाना डेली वेजेस है उसको नहीं मिल रहा है ये रोजगार, तो वो क्या करेगा? चाहे आप गुर्बत की सतह 11% पे ले भी आए हैं, 12% पे ले भी आए हैं, 38% पे, पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। ये चीजें, ये मसाइल हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या हुकूमत की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, सींग फंसाना, अगर आप स्पेसिफिकली इलेक्शन एक्ट तरमीमी कानून, अब तो खैर कानून बन चुका है, सिर्फ बिल नहीं रहा 2024, उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी जो सीनियर प्यूनर जज मंसूर अली शाह साहब ने, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की कल परसों, मैं उससे, उस गुफ्तगू से, उस बात से मैं एग्री नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल करना ये लाजिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक हो उस पे अमल करना लाजिम हो जाता है, फिर सिस्टम चलता है। वरना यही सुप्रीम कोर्ट है जिसका फैसला जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के हवाले से भी था, तो उस पे जो अमल किया गया फिर वो दुरुस्त था। हालिया कुछ अरसे में जो फैसले आए हैं, क्या वो इंसाफ और कानून पे मबनी है? यही सुप्रीम कोर्ट है जिसका रेकोडेट का फैसला भी आया था, क्या वो भी दुरुस्त था? उससे पाकिस्तान के कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा? तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल करना लाजिम नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फिर अपील का राइट ना हो ना, अपील का राइट इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी हो सकता है, किसी भी अदालत का फैसला गलत हो सकता है। यही सूरत हाल हमने देखी है अभी जो राना एहसान साहब कोर्ट कर रहे थे 63A के मामले के हवाले से, और इसके अलावा अभी जो ये फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें फरीक ही नहीं थी, उनको रिलीफ किस तरह दे दिया गया? और ये बात उनको गरीदा, आपने कहा है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल करना जरूरी नहीं है और पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी है, तो आपको क्या लगता है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि बस ये जो 12 जुलाई का फैसला था इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तो खुद रास्ता दे दिया था उस जजमेंट में कि अगर आपको कहीं पे कोई रहनुमाई की ज़रूरत पड़े या पीटीआई और इलेक्शन कमीशन, तो आप दोबारा रजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो वो मेरा ख्याल में तो ये चीज़ें तो फिर मतलब कहीं पे भी देयर इज़ नो एंड टू इट देन। साहब, लेट मी रिट्रेट दैट। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल करना लाजिम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला जो आइन और कानून और इंसाफ के मुताबिक उस पे अमल करना लाजिम है। मिसालें मैंने आपको दे दी। जुल्फिकार भुट्टो का कत्ल दुरुस्त हुआ था क्या आपके नजदीक? रमीर साहब नहीं, जुल्फिकार भुट्टो का कत्ल फिर का जो फैसला आया क्या फिर वो दुरुस्त था? ठीक है, ये हमें एक सेग्रीगेशन करनी होगी, हमें एक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, वरना फिर मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि अपील का हक फिर अदालती फैसलों में क्यों दिया जाता है। सेकेंडली, यही बीइंग अ डेमोक्रेट, आई स्टैंड फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, for the supremacy of the will of the people of this state, for the supremacy of the voice of the people through their elected representatives. मैं हमेशा पार्लियामान के साथ खड़ी होंगी। इस मुल्क में पार्लियामान सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामेंट हमारी नुमाइंदा है, हम अवाम के नुमाइंदा है। पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, हम उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अवाम उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। किसी और को इंटरफेयर करने की इसमें ना तो जरूरत है ना ही गुंजाइश मौजूद है। यही पार्लियामान थी जिसने अभी कानून बनाया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। कानून अभी बना ही नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करके स्टे ऑर्डर दे दिया जो कानून नहीं बना। तो हमारी मौसिस अदलिया को, हमारे मौसिस जज साहिबान को अपने इदारे के अंदर मौजूद गलतियों पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो आपने रेस किया अपने क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता कि अब इस कानून को शायद साइडलाइन किया जाएगा या इसको स्ट्राइक डाउन या अनडू किया जाएगा, क्योंकि इसी बेंच में, ये जो फुल कोर्ट बैठा हुआ है, इसी बेंच में कई मौजिज सीनियर तरीन जज साहिबान का, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है अभी हाल का ही कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामान जो कानून बनाती है वो सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद पार्लियामान के सुप्रीमेसी तस्लीम कर रही है और इस तरह फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, दोनों तरफ प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि कौन सा प्रेसिडेंट पाकिस्तान के निजाम के लिए खतरनाक है। क्या ये प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट कानून बनाए और उस कानून को किसी भी अदालत में ले जाया जाए? पाकिस्तान तरीके इंसाफ दुरुस्त होगी, लेकिन उस कानून को चैलेंज करने का फोरम पार्लियामेंट ही है, उस पर पार्लियामेंट में डिबेट करें। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना गरीदा फारूकी, इस पर आगे भी बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि एक तो ये कि मतलब
हर फैसले पर अमल करना लाजिम नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दो सूरत हाल है ना, एक तो कि एक इस जो लेजिस्लेशन हुई है इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, दूसरा मामला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उस पर भी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आकर मजीद भी इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, आपने गुफ्तगू सुनी गरीदा साहिबा की भी और राना एहसान अफजल साहब की भी। अब मामला यह है कि अगर अदालती फैसले आते हैं और कोई भी हुकूमत होती है उस वक़्त और उसको वो समझती है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो एक तो उसके बरक्स आप लेजिस्लेशन कर दें और जिसमें आप उसको कह दें कि जी ये रेट्रोस्पेक्टिव इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये अगर रवायत चल पड़ती है तो फिर अदालती फैसलों की अगर वक़्त नहीं रहेगी तो फिर अदालतें क्यों? ये पश्तो में एक मिसाल है ना कि आप बारान पसे पटे कर जाओ, मतलब ये कि बारिश के पीछे आप अपनी खेतों को जो है फिराएं कि जहाँ बारिश हो खेत वहाँ ले जाएं। ये इस तरह निज़ाम नहीं चलता कि आप अपने मनपसंद फैसले अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या ज़रूरत है कि वो फैसले करें? अगर वो फैसले उनके इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं तो उनको फैसले करने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप मुझे बताएं। फिर तो पार्लियामेंट ही फैसले करे। लेकिन हर एक का अपना अपना काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही फैसले करना है और हुकूमत का काम ये है कि उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना है। देखें, ये बात मुझे अच्छी लगी गरीदा की कि उसने कहा कि मुझे पार्लियामेंट पे यकीन रखती हूँ और ये अच्छी बात है। लेकिन कौन सी पार्लियामेंट? अगर हम ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जो आइन के मुताबिक उनको मानना चाहिए और जो नई आइन के मुताबिक है उन पे अमल दरमद की जरूरत नहीं है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट जो फैसले करता है, जो कानून साजी करता है, वो ट्रांसपेरेंट हो? तो क्या इलेक्शन का जो अमल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? क्या जो 2000 मैं पिछले इलेक्शन की बात नहीं करूंगा, सारे इलेक्शनों में धांधलियां होती रही है, लेकिन क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जी खैर है धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट जो है वो फैसले कर ले और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फैसले कर ले, उसके फैसलों को भी रद्द कर ले, और ये भी कि जी एक बंदे को उस रखने के लिए आप कहें कि जी खैर है एक और तरमीम ले आए। तो इस तरह आइन जो है ना, लोगों को शख्सियात के लिए आइन को तोड़ मोड़ कर बनाना इस तरह। दूसरा जो राना अफजल साहब ने बात की, देखें लोग इस वक्त ये मजाक नहीं है कि हम मजाक कर रहे हैं कि जी लोग परेशान, लोग इसलिए परेशान हैं कि आप तो कह रहे हैं कि जी 11% पे महंगाई की शरह को कम कर चुके हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो तो खत्म हो गई। क्यों? आपने सरिया महंगा कर दिया, आपने सीमेंट महंगी कर दी। तो मैं और आप तो आराम से बैठ के तनख्वाहें ले लेंगे ना, लेकिन जो लोग मजदूरी कर रहे हैं दिहाड़ी, तो वो तो दिहाड़ी तब करेंगे जब काम उनको मिलेगा। जब आपने सरिया महंगा कर दिया, सीमेंट महंगाई कर दी, तो कैसे लोगों ने काम रोक दिया, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी उनको? तो उनके लिए तो आप 5% भी पर भी ले आए तो उनके लिए मुश्किल है जीना। तो ये सारी चीजें, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हालात को देखे और उस तरह फैसले करे। ये हुकूमत को पता ही नहीं है, सारे बर्गर फैमिली वाले इकट्ठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि आवाम किस तरह हो रही है। वो एक बादशाह के दौर में कहीं कहात आई थी तो वो सारे लोग परेशान थे, तो बादशाह की बेटी पूछती है कि जी लोग क्यों परेशान है? वो कहा जी वो कहात आई है, गला नहीं मिल रहा, हमारे पुश्तों में गला कहते हैं ये अनाज को, क्या अनाज नहीं? उन्होंने कहा तो चावल क्यों नहीं खाते हैं? तो चावल भी तो अनाज है ना, चावल तो पैसा होगा तो चावल होंगे ना। नहीं, वो एक मैरी एंटोनियट का फेमस सेइंग थी। ये मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है आवाम के साथ। ये मजाक अब नहीं होना चाहिए। आप अगर इस नियत से आए, जिस तरह गरीदा ने कहा कि ये लोग आए इसलिए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, तो अगर आप महंगाई को कम नहीं कर सके थे तो फिर आपने हुकूमत क्यों गिराई? एक चलती हुई हुकूमत को आपने क्यों गिराई? क्या उस वक्त डॉलर महंगा था या आज डॉलर महंगा है? उस वक्त पेट्रोल महंगा था या आज पेट्रोल महंगा है? तो ये सारी चीजें, लेकिन मैं शौकत यूसुफजई साहब, उस वक्त जो है सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई गई थी, इस पर मजीद भी बात करते हैं।
बिल्कुल ये इश्यूज हैं। राना एहसान अफजल साहब, मामला जो हैं अभी अगले रोज ही पता चल रहा था कि जी पीटीआई के मामला जो हैं वो जब आपसे नहीं बात करना चाहते सियासी कुव्वतों से तो कहीं और उनके दरवाजे खुल गए हैं, वहां पे बातचीत। मैं ये राना साहब ने एक और बात की, सॉरी अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये बात कर लूं, केपी के हवाले से उन्होंने बात की। जब भी इनसे कोई बात की जाए ना कि जब बिजली लोगों को सस्ती करके दे, तो इनका अटैक क्या होता है, केपी वाले जो है ना वो बिजली की चोरी खत्म करें। यार डिपार्टमेंट आपका है, वफाक के अंडर डिपार्टमेंट है, अगर वो चोरी कहीं हो रही है तो आप किस थाने में गए हैं, आपको कौन से कितने लोग गए हैं थाने में, किसी हमारे FIR दर्ज करो, हमने इनकार किया है। तो अब ये तो नहीं कर सकते हम, पुलिस लाके खड़ी आपकी है केपी में थाने में जाए वफाकी हुकूमत का। सही, चलें, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं राना एहसान अफजल साहब। यकीनन रोकने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, लेकिन वो इकदाम कैसे उठाएं, सिर्फ पुलिस के जरिए उठाएं। बिल्कुल सही। जो चोरी आपके अंदर हो रही है, आपका पॉइंट आ गया, जिन लोगों को आपने वहां रखा है वो चोरी कर रहे हैं, पॉइंट आ गया। हुकूमत क्या कर सकती है? जी आप बोले। बिल्कुल सही। राना एहसान अफजल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज एक बात की, उन्होंने कहा कि हमारी सियासी क़यादत को सिर्फ इक़्तिदार की ज़रूरत है। वो उनका और कोई, वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी क़यादत की बात कर रहे हैं, बारिंग हिमसेल्फ, कि वो शायद उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई इक़्तिदार में आने का शौक़ नहीं है। एक ये स्टेटमेंट है। फिर 5 साला मंसूबा भी आप लोग लेके आ रहे हैं कि जनाब विजन, और एहसन इकबाल साहब का एक बड़ा मतलब रिसर्च ओरिएंटेड प्लान होता है हमेशा से, विजन 2025, और उसके बाद फिर ये 5 साला इकनॉमिक प्लान पहले भी आया करता था, लेकिन फिर इस दफ़ा 14 अगस्त को अनाउंस करने जा रहे हैं। एक चीज़ और हम सुन रहे हैं कि कोई ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ पैकेज प्राइम मिनिस्टर 14 अगस्त को अपनी तकरीर में अनाउंस कर रहे हैं। शायद कोई सैलरीड क्लास पे जो बोझ पड़ा है उसके हवाले से है, बिजली के नरखों के हवाले से है, तो क्या उसमें खबर है क्या? देखिए, वो उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई ऐसी चीज़ अनाउंस करनी है तो वो अभी फाइनलाइज हो रही होगी उसके जितनी भी चीज़ें। देखिए, शौकत यूसुफ सईद ने बात ऐसे की कि जैसे हमें इदराक नहीं है कि एक आम आदमी किस मुश्किल में है, उसका बिल्कुल हमें इदराक है। मैंने तो कहा कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ी उस तेज़ी से आमदन नहीं बढ़ी और एक आम आदमी मुश्किल में। आपके पास सोल्यूशन क्या है? क्या आप बिजली का रेट सस्ता कर सकते हैं, या आप क्या जो जिस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं, जब आप IMF को ख़त लिखते हैं, जब आप GSP के स्टेटस को आपकी सोशल मीडिया हमलावर होती है, जब आप मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च करके और इंतशार और नफरत की सियासत फैलाते हैं, तो क्या, और जब आपको जानते बूझते हुए आप IMF के मुआहदे को रद्द करते हैं, तो आप तो मुश्किल फैला रहे हैं ना, मईशत को और आप तबाह कर रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम को तबाह कर रहे हैं। तो आप कोई जोड़ने की सियासत तो नहीं कर रहे ना। और अगर पॉलिटिकल इंतशार इस मुल्क में फैलता है तो हमें हकायक में रह के बात करनी है ना। रिलीफ भी अगर हमने देना है तो उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है, कैसे दिया जाएगा, उस पर बात करनी है। या ये हम लोगों को इश्तियाल डलवा के आप हमें गिरा दें, मिसाल के तौर पे गिरा दें, और आपके पास कोई प्लान ना हो और आप महंगाई को और, जिस तरह मैंने कहा, डॉलर ऊपर चला जाए, बिजली और महंगी हो जाए। तो हकायक पे अगर हम बात करें तो ये मुल्क माशी तौर पे मुश्किलात का, इसको बहुत बड़े बड़े जो है वो प्रॉब्लम्स दरकार हैं। हम 1 साल पहले डिफॉल्ट पे थे, अभी भी अगर हम इकोनॉमी को मिसमैनेज करेंगे तो ये चंद हफ्ते या महीनों की बात होगी कि फिर से डिफॉल्ट की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इन हकायक में रह के हमने आगे बढ़ना है। हमारे पास बांग्लादेश की तरह 30 अरब डॉलर के रिजर्व्स नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है इन रिजर्व्स को हमने बिल्डअप किया, IMF का प्लान हमने इंगेज किया, हमने 25 अरब डॉलर की अदायगियां हर साल में करनी है, और हमने आवाम को रिलीफ देना है, और हमने बिजली के मसाइल के अंदर हल ढूंढना है, और हमने जो है वो फलाह बहबूद के काम करने। तो ये हकायक हैं। अब हम कहें कि जी के फौरन चुटकी बजाएं चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगे। तो हम इस तरफ लेके, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चीजों को इसी तरफ लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। बट जिस तरह किस्म की बातें चल रही हैं पावर कॉरिडोर्स में, इस्लामाबाद में, पावर ड्राइंग रूम्स में, वहां से तो लगता है कि आप दिल्ली को छीछड़े नजर आते हैं फाइट ख्वाब में। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। चले गरीदा तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है? अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि माफ़ी
हो मिल भी जाए तो रिहाई मुश्किल है, लेकिन वो तो कहते हैं कि अब कोई चैनल्स ओपन हो गए हैं। नहीं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना तो कोई गुफ्तगू हो रही है और ना ही फिलहाल हो सकती है। माफ़ी इमरान खान से जो मांगने का मुतालबा है ISPR का और एस्टैब्लिशमेंट का, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि ये 3-4 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी या कहने की खबर दी थी कि इमरान खान के लिए हालात तभी बेहतर होना शुरू होंगे जब वो 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगेंगे। उस वक्त तो कहा जा रहा था कि नहीं, इमरान खान डट गए हैं और किसी भी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन वहाँ से कम अब हल्की फ्लेक्सिबिलिटी कह लें आप इसको, या एक और यू टर्न कह लें कि कम से कम मशरूत माफ़ी तक तो इमरान खान आ गए हैं। आगे देखें, शायद चंद महीने के बाद वो मुकम्मल माफ़ी मांगने पर भी राज़ी हो जाए, लेकिन माफ़ी मांगने के हवाले से उसके बावजूद भी मैं नहीं समझते कि इमरान खान के लिए हालात इतने फिजिबल हो जाएंगे कि माफ़ी मांगने के अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले 1 महीने में उनकी हुकूमत दोबारा से बन जाएगी। क्योंकि ISPR ने वाज़ेह कर दिया था, एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया था कि आप 9 मई पर माफ़ी मांगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आपने करने हैं। तो बातचीत तो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हीं के साथ करनी पड़ेगी। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, महमूद अचकज़ई के साथ बैठ सकते हैं, जिनके साथ किस कदर स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल रिवलरी नहीं रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो लेट्स होप पीपल्स पार्टी PMLN की भी एक पॉलिटिकल रिवलरी रही है ना, एक माजी रहा है। तो गरीदा, वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग? तहरीक इंसाफ में इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाए तो गरीदा, फिर वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग कि वो बाकायदा पेशिंगोई दे रहे हैं कि जी इट्स ओनली 2 मंथ्स? मतलब ये इमरान खान का हमेशा से आप कहें कि बैटल ग्राउंड में उनका हमेशा ये अपर हैंड रहा है कि ही प्ले द गेम्स ऑफ नर्व्स। सो वो इस तरह से अपने मुखालिफ तो को आपको लगता है कि गवर्नमेंट पैनिक कर जाती है? नहीं, वो नर्व से खेलते हैं और गवर्नमेंट उसके रिएक्शन में पैनिक कर जाती है। बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये एक बड़ी, दिस इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी मुतालिया करें तो आप अपने ओपोनेंट को नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बल्कि अ वॉर टाइम स्ट्रैटेजी एज वेल। और आजकल तो प्रोपेगेंडा का फेक न्यूज का ये सब बैटल ग्राउंड है। इसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जो मर्जी आप इसको कहते हैं। इंटरेस्टिंगली गरीदा, इसी तरह you play with the nerves of your opponent and you get the upper hand in the battlefield, be that the political, be that the military, be that whatever battleground that is। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल ब्लफ खेल रहे हैं और उसका उनको फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान भी साथ साथ ये हो रहा है कि मुल्क में अनसर्टेनिटी फैल रही है। लेकिन खैर इमरान खान यही चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी हो, हुकूमत को जम के काम करने का मौका ना मिले। दैट इज ऑलवेज इन द to keep the government on toes, to keep the government on toes, और in of course the capital is abuzz with the rumors कि और इसी पेशेंगोई को लेके बिल्कुल जी बस ये हुआ। शौकत यूसुफजई साहब, तो हुकूमत कहीं जा रही है जी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। शौकत यूसुफजई साहब, सर बाकी बातें छोड़ें, आप लोगों के पास मतलब फोरम मौजूद है, एक सूबा मौजूद है, पार्लियामेंट में आके हुकूमत के लिए राह बने, राह दिखाएं उन्हें कि जी ये काम सही करें, सीधे करें। बाकी आपके मामला अदालतों में चल रहे हैं, वहाँ चलते रहेंगे, जहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा आपको रिलीफ लेकर आप आ जाएंगे। लेकिन ये जो एक, जिस तरह गरीदा कह रही हैं कि बेसिकली जो है कि सियासी अदम इस्तेहकाम को मेंटेन रखना आप लोगों का इस वक्त एक नंबर 1 एजेंडा है कि किसी तरह ये इस्तेहकाम ना आ जाए और उसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम ना आ जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा कब हुआ है कि अपोजिशन आके बैठ गई है कि जी चूंकि हुकूमत कमजोर हो रही है लिहाजा इसको मजबूत करो। ये किस दौर में नहीं हुआ है लीग पोलिंग? किस दौर में अपोजिशन ने वो नहीं किया, हुकूमत के लिए टफ टाइम नहीं दिया? ये बहाना बना रहे हैं, ये डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अगर ये डिलीवर कर सकते तो इमरान खान तो जेल के अंदर है और ये इनकी ख्वाहिश है कि वो जेल में रहे। इनकी वज़रा भी ये कह रहे हैं, इनके खैरख्वाह भी यही कह रहे हैं कि जी इसको जेल में रखो, वरना अगर जिस दिन वो निकला उस दिन तुम्हारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो ये तो हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, इक़्तिदार के लिए काम कर रहे हैं और वो हो रहे हैं इनका। देखिए, सबसे बड़ी बेनिफिशरी इस वक्त कौन है? इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली है और जरदारी फैमिली है, जो जिनके मुकदमात सारे खत्म हो गए। तो ये तो बेनिफिशरी है ना। पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो बेनिफिशरी तो आप लोग लगते हैं सबसे ज्यादा। पॉपुलैरिटी को देखा जाए, एक शौकत यूसुफजई साहब, मुझे छोटी सी क्विक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत यूसुफज़ई साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। और दूसरी जो एक बात है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है कि जनाब कहते हैं कि जी बस 2 महीने की मेहमान है, ये इसका भी कुछ थोड़ा सा बताते चलें। और दूसरा, क्या बाकायदा तौर पर अब इतना अरसा हो गया हम सुन रहे हैं कि जी आज मामला आप लोगों के बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं JUIF के साथ, और सुनते सुनते इस बात को 6-7 महीने हो गए। तो JUIF के साथ बाकायदा कब तहरीक में इकट्ठे होंगे आप? देखिए, ये जो तासुब दिया जा रहा है कि JUI के साथ हमारा कहीं ऐसा इत्तेहाद होने जा रहा है, कोई इंतखाबी इत्तेहाद या इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन जो हिकमत अमली बन रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें शायद हम इकट्ठे हो सकते हैं। उसमें और पार्टियों के साथ भी राब्ते हैं हमारे। और बाकी रह गई ये कि माफ़ी मांगने की बात, देखें इमरान खान ने किसी मशरूत माफ़ी की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा है, और वो शुरू दिन से हम सबका मौक़िफ़, ये पहली बात है कि 9 मई की हम सब ने मज़म्मत की थी। और आपको पता है इमरान खान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें मेरा नाम भी लिया था उन्होंने, कि 9 मई को मेरे जो वज़ीर थे जिसमें मेरा नाम लिया, शाह फरमान का नाम लिया और यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया, कि ये लोगों को रोकते रहे। और हमें, मेरे तो कपड़े भी फटे थे, आपको पता है, उसका पूरा एक सीन बना था उसमें कि मैं लोगों को रोकता रहा। लेकिन देखें, वो यही चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात को, जब यास्मीन राशिद कह रही थी कि उस तरफ ना जाएं, तो वो वीडियो कहाँ चली गई? तो हम ये कहते हैं कि वो सारी वीडियोस जो है उस वक्त की वो सामने आनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना मामला ठीक हो सकते हैं, और इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी, बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं जी बस जो हुआ है उसमें PTI मुलविस है, PTI दहशतगर्द है, PTI इंतशारी टोला है, ये आप सुनते रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं, ये राना एहसान भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ये हमेशा जब बात करते हैं, या इनके ये तो फिर भी थोड़ा सी गुजारा करते हैं, लेकिन जो ये मेरन वाले आते हैं कि ये तो इंतशारी टोला है, ये जब बात करते हैं नफरत फैलाते हैं। आप मुझे बताएं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम बीबी, वो जब स्पीच करती है तो क्या वो फूल पहनती है? बड़े अच्छे स्पीच करती है कि ताकि दिल जुड़े। ये जो जोड़ने की बात हो रही है ना, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा। सही, बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, जिस तरह अभी ये बात कर रहे थे कि 9 मई के हवाले से मशरूत माफ़ी या वटेवर जो भी है, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 9 मई तेज़ाबज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। मतलब केसेस भी आप लोगों के बनाए हुए हैं, फिर आर्मी की फ़ौजी अदालतों में भी चल रहे हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं इसमें ताख़ीर जो है वो समझ से बालातर है। तो उसकी वजह आपको क्या लगती है कि मुकाएं, मतलब निकले, मूव फॉरवर्ड, देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू डू, जिनको आपने, मतलब जिनके खिलाफ सबूत हैं, सजाएं दें और लेट्स मूव ऑन। देखें, इसके अंदर जहां एक तो पुलिस है जिसका काम है कि वो FIR काटे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर अदालतें हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ सबका फेलियर है, हुकूमत भी इसमें शामिल है, कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, वो वीडियोस पे रिकॉर्ड होता है, वो उस पर ऑडियोज़ लीक होती हैं, उसके ऊपर पूरी कैंपेन उससे पहले की जाती है, उसके बाद जश्न मनाया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कोई एक आदमी भी, अदालतें जो हैं उनको सजाएं देने में नाकाम रहती हैं इतने महीनों, और अब तो साल से ऊपर हो चुका है। और यही बुनियादी वजह है कि इस पर सियासत हो रही है। अगर इस पर सजाएं हो जाती, और बिल्कुल हम हुकूमत में होते हुए ये कहना अजीब सी बात है, लेकिन ये हकीकत है कि जुडिशल फेलियर हमारी तरफ एग्जिस्ट करता है, और हमारी जुडिशरी की रैंकिंग बड़ी लो है। और जुडिशरी की नहीं खाली, उसमें जिनका उसमें सब कुछ शामिल है, उसमें पुलिस है, उसमें प्रोसिक्यूशन है, उसमें अदालतें हैं। और इस वजह से ये तनाज़ा जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, और इसके ऊपर जो है वो मुल्क जो है वो इस मामले से आगे नहीं बढ़ रहा। तो बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है इरफान सिद्दीकी साहब का। और अब ये अगर सजाएं मिल चुकी होती तो आज इस पे PTI ये ना कहती कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, या ये तो PMLN ने कराया, या जो भी उसका नताइज निकलते। तो क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, तो आपके सामने ये बहस मुबाहिसा, ये डिबेट कि हमें गलत अंदर किया हुआ है और ये ऐसे है वैसे है, ये चल रहा है, और ये अफसोसनाक है मुल्क के लिए। सही।
बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। गरीदा, एक आज शेख रोहेल असगर साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब खामोश रहे तो पार्टी को डबो देंगे। कुछ खामोशियां बड़ी तशवीशनाक हो जाती हैं कि यार व्हाट इज़ द रीज़न खामोशी है। पहले बिलावल साहब के हवाले से भी आ रही थी, फिर वो आए पार्लियामेंट में तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि जनाब अदलिया जो है वो चाय के कप में जो तूफ़ान था उसको बाकायदा एक उन्होंने सुनामी बना दिया। नहीं, बिलावल भुट्टो के साथ मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ का कंपैरिजन करना उनकी खामोशी के हवाले से या उनके ऑफ द ग्रिड होने के हवाले वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के और प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के मियां नवाज शरीफ साहब। मैं इसलिए बात कर रहा था कि सीनियर लीडरशिप की खामोशी जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ों को हवा देना शुरू कर देती है कि क्या वजह हो सकती है। जी, अगर मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाए, नवाज शरीफ तो पिछले कई सालों से ऑफ द ग्रिड है ना, ऑफ द स्क्रीन है, वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब हो चुके हैं। लग रहा है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और जो शेख रोहेल असगर ने कहा है, आप देखें ना, पार्टी की बड़ी बड़ी लीडरशिप, आसिफ किरमानी हो, शाहिद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, कोई उनको मनाने के लिए या उनके रेजोल्यूशन करने के लिए उनके डिफरेंसेस का तैयार नहीं था पार्टी के अंदर। पार्टी के अपने अंदर की पॉलिटिक्स, पीएमएलएन के अंदर की पॉलिटिक्स बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मैं जो शेख रोहेल साहब कह रहे हैं ना कि पार्टी को डबो देंगे, मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की खामोशी की वजह से आधी डूब चुकी है। अब सिर्फ आधा धड़ उसका ऊपर का रह गया है बाकी। लेकिन आप देखिए कि कोई लाहौर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब नवाज शरीफ के ऊपर से केसेस खत्म हुए ना, जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे, पाकिस्तान में आ चुके थे और तमाम केसेस से उनकी बरियत हुई थी, ये इलेक्शन से मेरा ख्याल है कि चंद हफ्ते पहले की बात है। लाहौर में कोई जश्न नहीं था लाहौर में। लाहौर विच यूज्ड टू बी द गढ़ ऑफ पीएमएलएन, कि जो नवाज शरीफ का अपना जंपल है, जो कि सियासी गढ़ रहा है, वहां पे आप इमेजिन नहीं कर सकते नवाज शरीफ का अपना हल्का खामोश पड़ा हुआ था। तो ये सूरत हाल थी, ये सूरत हाल है। बट गरीदा आपने कहा कि बड़े अरसे से खामोश हैं, बट 21 अक्टूबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिस दिन वो पहुंचते हैं उस दिन जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की तो वो तो लग रहा था कि ही इज गोइंग टू स्टॉर्म पाकिस्तान विद हिज पार्टी, कि जी यस वी आर बैक और अब हम बाकायदा बहुत धड़ल्ले से आएंगे। तो वी हैव सॉ हिम रोरिंग एज वेल, बट आई एम सॉरी, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।